हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पंजाब रेंट एक्ट 1955 की हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। ठीक है, तो मोर देन सफिशेंट है ये जो मैं आपके साथ नोट शेयर कर रही हूँ। ये मोर देन सफिशेंट मैटर है फॉर 20 मार्क्स। ठीक है, अगर आप कोई भी क्वेश्चन अटैम्प्ट करना चाहो 20 मार्क्स के लिए तो मैटर ये बिल्कुल सही है। पर हाँ, एक चीज़ ये है कि ये सिर्फ और सिर्फ क्विक रिवीजन के लिए ही नोट्स हैं, आपको इनको एक्सपेंड अपनी लैंग्वेज में खुद करना होगा। So, without any delay, let's start from the today's topic, and that is the historical background of the Punjab Rent Act as well as another legislative enactment regarding the rent in India as well as in Punjab. So, अगर आपने इंट्रोडक्शन से शुरू करना है अपने आंसर को, तो फिर आप लिख सकते हैं कि 3 बेसिक नीड्स हैं किसी भी ह्यूमन की, जो कि हैं फूड, शेल्टर, क्लोथिंग। ठीक है, शेल्टर लेना या फिर कोई भी प्रॉपर्टी को एक्वायर करना, लैंड को एक्वायर करना इतना इजी नहीं है। ठीक है, तो उसके लिए बहुत सारे लॉज हैं जो कि रेगुलेट करते हैं लैंड्स एंड बिल्डिंग या फिर किसी भी प्रेमिसेस को। ठीक है, पर फिर भी कुछ लॉज की ज़रूरत थी जिसके लिए रेंट लेजिस्लेशन की इनेक्टमेंट होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। क्यों? क्योंकि कई बार जो है माइग्रेंट्स जो है वो रेंट पे कोई भी प्रेमिसेस ले लेते हैं, तो उसके लिए टेनेंट और लैंडलॉर्ड के रिलेशनशिप को गवर्न करने के लिए रेंट लेजिस्लेशंस की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत थी। ठीक है, तो पंजाब रेंट एक्ट उन्हीं में से एक है जो कि गवर्न करता है रिलेशनशिप बिटवीन द टेनेंट एंड लैंडलॉर्ड। तो आज के क्वेश्चन में हम देखेंगे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, जिसमें हम डिस्कस करेंगे रेंट लॉज इन इंडिया वर्ल्ड वॉर वन एंड वर्ल्ड वॉर सेकेंड की पोजीशन में भी, और बिफोर इंडिपेंडेंस आफ्टर इंडिपेंडेंस दोनों। ठीक है, रेंट लॉज इन पंजाब हम देखेंगे रेंट लॉज कौन कौन से थे पंजाब में बिफोर इंडिपेंडेंस एंड आफ्टर इंडिपेंडेंस। ठीक है, सो देखते हैं हम रेंट लॉज इन इंडिया बिफोर इंडिपेंडेंस वर्ल्ड वॉर वन। भाई अब जब भी आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो ना, तो आप अपने आप को इमेजिनेशन के थ्रू उस टाइम पीरियड, उस टाइमलाइन की तरफ ले जाओ। इससे जो है आपको ज़्यादा इजी होगा, आपको ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होगी कि कैसे जो है क्या इंटेंशन थी लेजिस्लेचर्स की किसी भी पर्टिकुलर इनेक्टमेंट को इनेक्ट करने के लिए। ठीक है, सो वर्ल्ड वॉर वन का टाइम पीरियड जो था वो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक था। तो तब एक मेजर प्रॉब्लम थी वॉरफेयर की। वॉरफेयर क्या होता है भी? जब कोई भी वॉर लगी हुई थी, वर्ल्ड वॉर वन लगी हुई थी, तो उस टाइम पे सोर्स ऑफ इनकम तो कोई भी नहीं था। ठीक है, पर्सन के पास सिर्फ और सिर्फ उसको अपनी जो सेविंग्स थी उन्हीं पे डिपेंड रहना पड़ रहा था। एंड एज अ रिजल्ट उनको बड़ी दिक्कत आती थी कि अब वो लैंडलॉर्ड को रेंट दे सके उस टाइम पीरियड का जिसमें उनकी सेविंग्स ही उनका एकमात्र साधन था उनकी सर्वाइवरशिप के लिए, एंड साथ के साथ उनकी इनकम का कोई भी सोर्स नहीं था। सो इन दैट पर्टिकुलर स्टेट देयर इज नीड फॉर द रेंट लेजिस्लेशन विच फ्रीज द रेंट ऑफ पर्टिकुलर टाइम। अब वो टाइम कौन सा था? व्हेन वॉर कमेंस्ड टू एंड ऑफ द वॉर। ठीक है, तो रेंट एंड मॉर्टगेज इंटरेस्ट एक्ट 1915 आया विद इस ऑब्जेक्ट को पूरा करने के लिए, जिसमें फ्रीज किया जाता था रेंट और कंट्रोल किया जाता था टेनेंसीज को। फर्दर 1920 और 1923 में भी ऐसी ही लेजिस्लेशन इनेक्टमेंट हुई। ठीक है, वर्ल्ड वॉर सेकेंड की बात करें तो इससे जो है वो सारी पोजीशन, वो सारे एफर्ट्स जो भी लेजिस्लेचर्स ने इनके रिलेशनशिप को गवर्न करने के लिए किए थे, वो फिर से क्लॉक बैक हो गए टू द पोजीशन ऑफ द 1915। ठीक है, तो वर्ल्ड वॉर सेकेंड जो है वो रिस्पॉन्सिबल थी फॉर द रेंट लेजिस्लेशन इन इंडिया। अब वो रेंट लेजिस्लेशन इन द फॉर्म ऑफ ऑर्डर्स आए। ठीक है, जिसमें से कुछ ऑर्डर्स हमने यहाँ पे लिखे भी हुए हैं, जो कि है न्यू दिल्ली हाउस रेंट कंट्रोल ऑर्डर 1939, और साथ के साथ बिहार एंड पंजाब के भी कुछ ऑर्डर्स हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें आफ्टर इंडिपेंडेंस की, तो पंजाब रेंट एंड मॉर्टगेज एक्ट 1946 जो बिफोर इंडिपेंडेंस इनेक्ट हो गया था, उसमें जो है आरटी मतलब रेंट ट्राइब्यूनल फिक्स करती थी रेंट। ठीक है, 1949 में जो है आरटी के फंक्शंस जो है थोड़े से चेंज होंगे। उन्होंने एक्सेस करना शुरू कर दी रीजनेबल रेंट। सिर्फ रेंट फिक्सेशन तक ही नहीं बाध्य थी वो, इसमें जो है रीजनेबल रेंट फिक्स करना था उन्होंने। एंड 1957 में कंसेप्ट ऑफ रेगुलेटेड टेनेंसीज फॉर सर्टेन क्लास ऑफ टेनेंसीज इसकी इंट्रोडक्शन हुई। अब भाई रेगुलेटेड टेनेंसीज होता है कि जब कोई एनआरआई पर्सन बाहर आउट ऑफ इंडिया जा रहा है, तो एक पर्सन को वो है अपनी घर या फिर अपना कोई भी लैंड है उसको देकर जाता था, लेट आउट करके जाता था। एंड
उससे जो है अगर वो वापस आया एनआरआई, तो उसने जब अपनी ज़मीन की रिकवरी लेनी थी, प्रॉपर्टी की रिकवरी लेनी थी, तो उसको सिर्फ और सिर्फ बाय द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट ही एविक्ट किया जा सकता था उस टेनेंट को। ठीक है, इसकी इंट्रोडक्शन हुई साथ के साथ 1972 ईयर, तो भाई माइलस्टोन था। क्यों? क्योंकि इसमें रेंट ट्राइब्यूनल जो थी उसका प्रोसेस चेंज हो गया फ्रॉम द कंट्रोल टू रेगुलेशन। अब भाई उन्होंने सिर्फ कंट्रोल ही नहीं करना था बल्कि रेगुलेट भी करना था। ठीक है, तो बहुत सारी इनेक्टमेंट हुई आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो अब हम देखते हैं कि पंजाब में क्या पोजीशन थी रेंट लेजिस्लेशंस की। ओके, हिस्ट्री ऑफ रेंट लॉज इन पंजाब। तो बिफोर इंडिपेंडेंस भी ब्रिटिश रूल था, आपको भी पता ही है। तो तब जो है पंजाब अर्बन रेंट रिस्ट्रिक्शन एक्ट 1939 में इनेक्ट हुआ। किस पर्पस के लिए? उसी वारफेयर की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, पर इसमें एक प्रॉब्लम ये थी कि ये सिर्फ और सिर्फ 5 साल के लिए ही इनेक्टमेंट थी, एंड इसको एक्सटेंड भी किया गया था 1 साल के लिए, मतलब 5+1 ईयर, 6 साल तक की ये चला। ठीक है, अभी आफ्टर इंडिपेंडेंस देखें तो पंजाब अर्बन रेंट रिस्ट्रिक्शन एक्ट 1947 आया। ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा और साथ के साथ कॉम्प्रीहेंसिव था रादर देन 1941 के जो ऑर्डर्स हमने पिछली स्लाइड में देखे थे उससे। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि पंजाब अर्बन रेंट रिस्ट्रिक्शन एक्ट 1947 के क्या फीचर्स थे। उन्होंने उसमें जो है फॉर्मूला बताया गया फिक्स करने के लिए रेंट को, जिसमें 1939 को बेस ईयर लिया गया था। साथ के साथ रेंट कंट्रोलर अथॉरिटी एंड अपीलेंट ट्रिब्यूनल ये भी बनाए गए। सेक्शन 13 में ग्राउंड्स मेंशन की गई फॉर द इवेक्शन ऑफ टेनेंट, प्रोसीजर फॉलोड बाय अथॉरिटी नॉट टेक्निकल, मतलब सीपीसी एविडेंस के जो है उन्होंने प्रोसीजर फॉलो नहीं करने थे। साथ के साथ नो रिविजन ऑफ ऑर्डर ऑफ एटी, एटी मीन्स अपीलेंट ट्रिब्यूनल, दैट इज फाइनलिटी ऑफ द डिसीजन ऑफ द एटी। पर ये जो 1947 वाली बट 1947 एक्ट ओनली फॉर 2 years एंड एक्सपायर्ड इन 1949, भाई ये 2 साल का था, उसकी वैलिडिटी खत्म हो गई, तो एक परमानेंट लेजिस्लेशन की ज़रूरत थी। ठीक है, तो ईस्ट पंजाब अर्बन रेंट एक्ट ये जो है 1949 में ये इनेक्ट किया गया, जिसमें सारी ऑलमोस्ट सारी प्रोविजंस जो कि मेंशन थी 1947 के एक्ट में वो कंटेन थी। साथ के साथ कुछ अमेंडमेंट्स भी हुई 1956 एंड 1985। ये हमारे इस क्वेश्चन के लिए नो डाउट थोड़ा सा आउटसाइड द स्कोप है, पर फिर भी आपको नॉलेज होनी चाहिए कि 2 अमेंडमेंट हुई थी 1949 के एक्ट में, जो कि 1956 1985 के ईयर में हुई, जिसमें से एक अमेंडमेंट को अल्ट्रा वायरस डिक्लेयर कर दिया गया था हरबिलास वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब के केस में बाय द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। तो अब हम देखते हैं कि क्या ज़रूरत पड़ी भाई पंजाब रेंट एक्ट की। ठीक है, तो इसमें हम देखें कि एक्यूट हाउसिंग प्रॉब्लम्स फेस्ड बट आउटडेटेड लॉज। अब भाई आपको पता है 1992 में जो है नेशनल हाउसिंग पॉलिसी आई और न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी की भी इंट्रोड्यूस हुई, जिससे एलपीजी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन आया इंडिया में। ठीक है, तो उससे जो है एमएनसीज जो हैं उनको ये प्रॉब्लम आई कि भाई आपके जो रेंट लॉज हैं वो पहले ही आउटडेटेड हैं, उनको थोड़ा सा चेंज करो ताकि कि हमें भी प्रोटेक्शन हो कि हाँ हमें वैसे ही एज ए टीनेंट एविक्ट किसी भी बेवजह ग्राउंड पे नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो उसी के लिए जो है रेकमेंड किया नेशनल हाउसिंग पॉलिसी ने कि आप अपने आउटडेटेड लॉज को चेंज करो या फिर एक नई मॉडल लेजिस्लेशन बनाओ फॉर द रेंट। ठीक है, तो पंजाब रेंट एक्ट 1995 सॉरी को इनेक्ट किया गया, पर ये इम्प्लीमेंट हुआ 2013 में। ठीक है, पंजाब में आफ्टर द लॉन्ग वेट फॉर 18 years टू इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, पर साथ के साथ ये जो है कुछ अमेंडमेंट्स भी हुई 2013 और 2014 की अमेंडमेंट भी हुई थी। 2013 की अमेंडमेंट अगर हम देखें तो इसमें बताया गया था कि स्टैंडर्ड रेंट जो है वो एक्सक्लूड कर दिया गया इस एक्ट में से। ठीक है, और प्रोविजन फॉर द रिविजन ऑफ द रेंट जो है ऐड की गई अंडर सेक्शन 9 सब सेक्शन 1 में। ठीक है, फंक्शंस ऑफ द रेंट अथॉरिटी जो है टू फिक्स द स्टैंडर्ड रेंट एंड टू फिक्स द इंटरिम रेंट, इनको ओमिट कर दिया गया। साथ के साथ राइट टू रिकवर इमीडिएट पोजेशन बाय हैंडीकैप्ड और ओल्ड पर्सन अंडर सेक्शन 24, इस प्रोविजन को ऐड कर दिया गया। और साथ के साथ हर एक प्रोविजन के साथ
कुछ प्रोसीजर भी बताए गए जिससे जो है रेंट अथॉरिटी डिटर्मिन करती थी कि कितना जो है रेंट देंगे और क्या एविक्शन होगी कि नहीं। ठीक है, वो हम आगे वाली वीडियोस में कवर करेंगे। तो अब हम आगे देखते हैं की फीचर्स ऑफ 2014 अमेंडमेंट। 2014 की अमेंडमेंट के क्या फीचर्स थे? रजिस्ट्रेशन ऑफ टेनेंसी एग्रीमेंट अंडर रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 ओनली एज पर द कंप्लायंस ऑफ सेक्शन 4 ऑफ पंजाब रेंट एक्ट। अब भाई आपको पंजाब रेंट एक्ट का जो है सेक्शन 4 देखना पड़ेगा भाई, अगर आपने रजिस्ट्रेशन करानी है टेनेंसी एग्रीमेंट के अंडर रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908। ठीक है, साथ के साथ अपीलेंट अथॉरिटी फॉर अपील, इसको भी स्थापित किया गया, इस्टेब्लिशमेंट हुई, इंट्रोड्यूस की गई। साथ के साथ पावर टू बी गिवन फॉर टू रजिस्टरिंग अथॉरिटी अंडर शेड्यूल्स, भी शेड्यूल्स मेंशन है उस एक्ट के, बेयर एक्ट में आप चेक करोगे तो शेड्यूल्स मेंशन है, उसमें रजिस्टरिंग अथॉरिटी जो है उसको भी ऐड किया गया कि उसके भी साइंस वगैरह जो है टेनेंसी एग्रीमेंट या फिर किसी भी और प्रोविजन में होने ज़रूरी हैं। ठीक है, तो पंजाब रेंट एक्ट इन प्रैक्टिस, ये भी आपको बेयर एक्ट को पढ़ने से पहले ये दो तीन चीज़ें जो हैं ध्यान में रखनी है कि भाई क्यों ज़रूरत पड़ी, प्रैक्टिकली क्या इसकी इम्प्लीमेंटेशन है। भाई अगर आपने कोई भी केस फाइल किया है बिफोर 11th मंथ ऑफ द 2013 तो आपका भी 1949 वाला एक्ट लगेगा, ईस्ट पंजाब अर्बन रेंट एक्ट। पर अगर आपने इस डेट के बाद में कोई भी केस फाइल किया है तो फिर आपका ये पंजाब रेंट एक्ट लगेगा। ठीक है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपने टेनेंसी एग्रीमेंट कौन सी डेट को किया था। द मेन थिंग इज़ आपने केस कब फाइल किया है। ठीक है, 30 नवंबर 2013 से पहले या फिर उसके बाद। ठीक है, तो 1955 का ये जो पंजाब रेंट एक्ट है ये सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेबल होता है रेजिडेंशियल एंड नॉन रेजिडेंशियल प्रेमिसेस के ऊपर। ठीक है, लैंड के ऊपर नहीं ये एप्लीकेबल होता। तो अगर कोई भी कॉमन रेजिडेंशियल और नॉन रेजिडेंशियल प्रीमिसेस के लिए इन दोनों एक्ट में प्रोविजंस हैं 1949 और 1955 एक्ट में, तो आपने यही डेट को ध्यान में रखना है। ठीक है, टेनेंसी एग्रीमेंट कब साइन हुआ ये आपने इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो अब देखते हैं नीड और रीज़न फॉर पंजाब रेंट एक्ट। भाई नेशनल हाउसिंग पॉलिसी की हमने पहले भी बात की थी जिसमें जिन्होंने रिकॉग्नाइज किया था इम्पोर्टेंस ऑफ द एक्सपेंडिंग, साथ के साथ अवेलेबिलिटी ऑफ द रेंटल हाउसिंग इन अर्बन एरियाज। भाई अर्बन एरियाज में जगह भी तो होनी चाहिए, साथ के साथ रेंटल हाउसिंग जो है बनी भी तो होनी चाहिए, तभी तो रेंट पे दी जाएंगी। और साथ के साथ इसको बढ़ावा देने के लिए भी इसकी इम्पोर्टेंस को भी काफ़ी ज़्यादा बयान किया था नेशनल हाउसिंग पॉलिसी ने। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि सेकंड पॉइंट क्या है इसकी नीड और रीज़न में, जो कि है टू रिजॉल्व द डिफ़िकल्टीज़। अब भाई बहुत सारी प्रैक्टिकली अगर हम देखें कि अगर कोई भी टेनेंट हाउस को यूज़ कर रहा है, लैंड को प्रेमिसेस को यूज़ कर रहा है, तो उस प्रेमिसेस की डिटीरियोरेशन भी होती है, जैसे कि कई टैप्स वगैरह चेंज कराने पड़ जाते हैं या फिर डोर जो है उनकी, या फिर वाइट वॉशनिंग की प्रोविज़न जो है शेड्यूल्स में मेंशन की गई हैं कि कौन सी ड्यूटी किस पर्सन की है, लैंडलॉर्ड की है या फिर टेनेंट की है, जो हम आगे वाली वीडियोस में कवर करेंगे। साथ के साथ लो रिटर्न्स ऑन इन्वेस्टमेंट इन रेंटल हाउसिंग। अब भाई अगर किसी भी इन्वेस्टर को लगेगा कि हाँ मुझे ज़्यादा रिटर्न मिलेगी तभी वो इन्वेस्ट करेगा इन रेंटल हाउसिंग सेक्टर। ठीक है, तो साथ के साथ अगर हम तीसरी बात करें तो वो है कि लैंडलॉर्ड टू रिज्यूम पोजेशन इन जेन्युइन केसेस। छोटी से छोटी बात पे भी जो है काफ़ी ज़्यादा लंबे लंबे केस जो है लड़ने पड़ते थे, फेस करने पड़ते थे लैंडलॉर्ड को। तो उसके लिए भी जो है ये इनेक्टमेंट जो है सेक्शन 20 जो है वो स्पेसिफिकली डील करता है एविक्शन ऑफ द टेनेंट। ठीक है, तो वो भी हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। तो थर्ड पॉइंट अगर हम देखें टू इंश्योर द बैलेंस ऑफ इंटरेस्ट बिटवीन द लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट। ठीक है, तो इन्हीं रीजंस के कारण जो है पंजाब रेंट एक्ट की ज़रूरत पड़ी। तो अगर हम इसके ऑब्जेक्ट क्लोज पढ़ें तो उसमें साफ साफ लिखा हुआ है RRE। भाई ये ट्रिक है, अगर आपने कोई भी क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है तो आप उसमें ऑब्जेक्ट क्लोज लिख सकते हैं कि मेन पर्पस क्या था इस एक्ट का। तो था R स्टैंड्स फॉर रेगुलेशन ऑफ रेंट, R stands for repair and maintenance and E stands for eviction relating to premises matter, जो कि स्टेट ऑफ पंजाब की है। ठीक है, तो आई होप अगर आपको ये वीडियो जो है इस वीडियो को देखकर आपके कंसेप्ट की क्लैरिटी हुई तो आप हमारी वीडियो को लाइक शेयर
ज़रूर करें, साथ के साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।